एक लड़का अपनी माँ के पास जाता है और माँ से जाकर कहता है कि माँ, मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ, उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्यार किया है तो क्या बात है, शादी करना चाहते हो तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही माँ ने पूछा कि वो लड़की कौन है जिससे तुम शादी करना चाहते हो, तो बेटा कहता है कि माँ, वो गाँव की ही एक लड़की है, मैं उसी से प्यार करता हूँ। गाँव की उस लड़की का नाम बताया जाता है, उसके पिता का नाम बताया जाता है, तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, कहती है कि गाँव की जो लड़की है वो तुम्हारी बहन की तरह है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि गाँव की ही लड़की से तुम प्यार कर बैठे, उसी से ही शादी करना चाहते हो। इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं मिल सकती। अगर तुमने ज़्यादा कोशिश की तो मैं तुम्हारे पिताजी से ये बात कहूँगी और फिर देख लेना, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इकलौता बेटा था, लेकिन इकलौते बेटे ने ज़िद पकड़ ली, अपनी माँ से कहा चाहे कुछ भी हो जा, धरती और आसमान एक हो जाए, लेकिन मैं उसी लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से ही शादी करूँगा। आखिरकार माँ ने भी जिद पकड़ ली, अपने पति से पूरी कहानी बताई। पति से कहा कि हम गांव के सरपंच हैं, पूरा गांव हमारी इज्जत करता है, पूरा गांव हमें वोट देकर हमें सरपंच चुनता है। जब हम ही इस तरह के काम करेंगे तो पूरे गांव के लोगों को हम क्या मुंह दिखाएंगे और क्या उन्हें हम समझाएंगे। इस तरह की बात थी। पत्नी ने पति से यह बात कही, उसके बाद फिर एक फैसला लिया जाता है। कहा जाता है कि बेटे के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं और इसकी बात तय हो जाती है और पूरी प्रक्रिया हो जाती है। आखिरकार बेटे को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा जाता है, ये सोचकर कि अब उस लड़की से, इस लड़के का पूरी तरह से संपर्क टूट जाएगा। साथ ही इसकी शादी वादी की जो बात है, जो दिमाग में ख्याली पुलाव जो पक रहे हैं, इससे भी दूर हो जाएगा और पढ़ाई में इसका मन लगेगा, तो ये अच्छा खासा करियर भी बना सकता है। माँ बाप ने तो यही फैसला लिया था, लेकिन यही फैसला एक कत्ल की वजह बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। करीब 2 साल के बाद जब इस गांव में एक कत्ल होता है और कत्ल का खुलासा होता है और ये बात फिर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल के पीछे का ये कारण भी हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला यमुनानगर की। जिला यमुनानगर में एक थाना लगता है साठौरा, और साठौरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है श्यामपुर। श्यामपुर गांव की एक सरपंच जिनका नाम जसवीर सिंह होता है, उनकी पत्नी 24 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में उनकी जो पत्नी, जिसका नाम बलजिंदर कौर होता है, उनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। वो पशुओं को कुछ चारा देखने के लिए, पशु का चारा खा रहे हैं नहीं खा रहे, पानी है कि नहीं है, इस तरह की चीजें, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। पर रोजमर्रा की तरह वो रात में 9 बजे जाती थी और जाने के बाद अपने पशुओं को देखा, थोड़ी बहुत देर देखने के बाद किसी चीज की कोई कमी महसूस होती थी, तो फिर उस काम को करने के बाद वह वापस अपने चारपाई पर आकर लेट जाया करती थी। लेकिन 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास वो जाती जरूर है, वापस लौट कर नहीं आती। सरपंच लगभग आधे घंटे के बाद अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। बार बार आवाज लगाने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता और धीरे धीरे करके ऐसे 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसके बाद सरपंच जसवीर सिंह सीधा उस बाड़े की तरफ जाते हैं जहां पर पशु बंधे हुए थे। घर है, बराबर में ही बाड़ा बना हुआ है। उन्होंने जाकर अपनी पत्नी को जब देखने की कोशिश की, कई बार आवाज लगाने की कोशिश की, बिल्कुल अंधेरा था और अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था। आखिरकार उन्होंने टॉर्च जलाने के बाद जब देखने की कोशिश की, तो उनकी पत्नी बलजिंदर कौर, जिसकी उम्र 45 साल के आसपास है, जहां पशुओं का बाड़ा है, वहीं पर एक पानी की हौद बनी हुई थी। उस पानी की हौद में जो देखते हैं, उस दृश्य को देखने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। दरअसल उनकी पत्नी है, जो पैर तो बाहर लटके हुए हैं, लेकिन पूरा शरीर उनका उस हौद में पड़ा हुआ था। आखिरकार ऐसा लग रहा था जैसे हादसा हो गया है। तुरंत ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और जैसी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग इस सुनते हैं, सुनने के बाद मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद बलजिंदर कौर को इस तरह से पड़ा हुआ देखने के बाद तत्काल ही वहां से उठाया जाता है। उठाने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये मर चुकी हैं, यानी कि इनकी मौत हो चुकी है। अब उसके बाद फिर ये देखना शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टरों ने जब देखना शुरू किया तो माथे पे चोट के निशान थे, गले पर भी निशान थे, हाथ पर चूड़ियों के टूटने के निशान थे, और ऐसा लग रहा था प्रथम दृष्टया जैसे कि हादसा नहीं है बल्कि हत्या की गई है। तुरंत ही डॉक्टर साहब ने नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया और पुलिस स्टेशन को फोन करने के बाद कहा कि साहब, हमारे पास एक ऐसा केस आया है, आपको आना चाहिए। उधर जो ये सरपंच हैं वापस गांव की तरफ जाते हैं। जाने के बाद उस दृश्य को फिर से देखते हैं। गांव के जिम्मेदार लोग भी उस दृश्य को देख रहे थे और देखने के बाद लग रहा था कि टूटी हुई चूड़ियां इधर उधर पड़ी हुई थी और पैरों के निशान भी थे जो वहां पर दिख रहे थे। ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे कोई बाहर का आया है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, बस यही एक सवाल था। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को देखा, देखने के बाद शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला एक इत्तफाकिया में दर्ज कर लिया, जिससे क्या ये कोई हादसा हो। उसके बाद फिर मामला दर्ज हो जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह का इंतजार किया जा रहा था।
इसी बीच में 25 दिसंबर 2025 की बात है, जो इस घर का इकलौता चिराग है, इकलौता बेटा है, जिसका नाम है गोमित राठी, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। ये लड़का दरअसल लंदन में रह के पढ़ाई कर रहा है। तभी घर वालों ने, परिवार वालों ने फैसला किया कि बेटा पढ़ने के लिए लंदन गया हुआ है, बेटा अपनी माँ के दर्शन कर लेगा, वो देख लेगा, इसलिए उस बेटे को जरूर बुलाया जाए, उसी से ही मुखाग्नि दिलवाई जाए, क्योंकि फिर उसे शायद अपनी माँ को देखने का जिंदगी में कभी अवसर नहीं मिलेगा। जब घर के परिवार के लोगों ने इस तरह का फैसला लिया और फैसला लेने के बाद ये तय कर लिया, तो आखिरकार उन्होंने कहा कि चाहे बेटे को आने में 4 दिन का समय लग जाए या 10 दिन का समय लग जाए, हम उसका इंतजार करेंगे और इस बॉडी को प्रिजर्व करके रख लेंगे चाहें, लेकिन बेटे का आने का इंतजार जरूर किया जाएगा। आखिरकार बेटे को 25 दिसंबर 2025 को जैसे ही सूचना दी जाती है कि बेटा तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, जैसे ही बेटे ने ये बात सुनी, बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कहता है कि तुम अभी माँ का अंतिम संस्कार मत करना, मैं 24 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, बस तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार कर लेना। जैसे ये बात सुनते हैं परिवार के लोग, रिश्तेदार, आसपास के गांव के इलाकों के लोगों का यहाँ पर जमघट लग जाता है। उस बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 24 घंटे के बाद यानी कि 26 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास कुछ लोग पहले से दिल्ली के एयरपोर्ट पर उस लड़के का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली जो लंदन से फ्लाइट आने वाली थी वो दिल्ली में ही आकर रुकती। आखिरकार वो लड़का एयरपोर्ट से आता है, आने के बाद परिवार के साथ बैठता है और जैसे ही गाड़ी से उसको लेके जा रहे थे तो घर जाता है तो रोता हुआ पहुंच जाता है। आखिरकार परिवार के बीच में मौके पर मौजूद होते हुए उस लड़के ने अपनी माँ की जो शव था उसको अंतिम संस्कार करने के लिए मुखाग्नि दे देता है। जब मुखाग्नि दे देता है, इसी बीच में परिवार एक तरह से टूट सा जाता है। एक घर की जिम्मेदार महिला थी बलजिंदर कौर, और वो अचानक से चली जाती है तो जाहिर सी बात है पूरा गांव बस एक ही बात की रट लगाए हुआ था। वो बहुत ईमानदार महिला थी, उस महिला का सबसे बड़ा अच्छा व्यवहार था, आखिरकार कौन उसकी हत्या करेगा। इसी बीच में इस इलाके की एक विधायक होती हैं जिनका नाम रेनू बाला होता है। रेनू बाला, सरपंच और साथ ही सरपंच की जो ससुराल वाले थे वो लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद विधायक से एक अपील करते हैं, कहते हैं कि एक बार एसपी साहब से मुलाकात कर लेते हैं, और मुलाकात करने के बाद हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो जानी चाहिए। भले चाहे कुछ भी रिजल्ट निकल के आए, लेकिन एक बार जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी भी कहीं ना कहीं यही शक है कि ये एक हादसा नहीं है बल्कि हत्या है। अब इस तरह की बात आती है, आखिरकार एमएलए, सरपंच और सरपंच के ससुराल वाले जो होते हैं वो सीधा एसपी के पास पहुंच जाते हैं। एसपी कहते हैं ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं इस मामले की जांच एसआईटी से करा लेता हूं। अब एसआईटी के लिए एक टीम गठित कर दी जाती है। रादौर के डीएसपी होते हैं आशीष चौधरी, सीआईए 1, सीआईए 2, साथ ही साठौरा थाना प्रभारी होते हैं प्रमोद कुमार। इनकी एक टीम गठित कर दी जाती है और टीम को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि जितना भी कम से कम समय हो, इस कम से कम समय में इस मामले की जांच पड़ताल की जाए, और जांच पड़ताल करने के बाद ये पता लगाया जाए कि क्या ये वाकई हादसा है या फिर हत्या है। पुलिस टीम जब जांच पड़ताल के लिए जुड़ जाती है तो डंप डाटा यानी कि उस इलाके में जितने भी उस रात मोबाइल नंबर चले थे, हर एक मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। साथ ही उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जाता है। ना तो सीसीटीवी कैमरों से कुछ हाथ लग रहा था, ना ही डंप डाटा से कुछ सफलता प्राप्त हो पा रही थी, क्योंकि हजारों में नंबर थे और ये पहचान पाना कि कौन सा नंबर यहां आया है, नहीं आया है। तो इसलिए पुलिस वालों ने अब इस मामले की जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों से, गांव के से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि गांव में प्रधान जी का यानी कि सरपंच जी का कैसा व्यवहार है, उनका पति पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार है, इस महिला का किस किस से दुश्मनी है या किस किस से बातचीत नहीं करती हैं। तो ज्यादातर लोगों ने तारीफ की, और तारीफ करने के साथ साथ बस एक ही बात कही थी कि इस महिला की अगर किसी से नहीं बनती है तो वो सिर्फ इसके बेटे से, जिसका नाम गोमित राठी है, उससे नहीं बनती है, बाकी सबसे बनती है। जब गांव के लोगों ने ये बात बताई तो पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा तो लंदन में रह के पढ़ाई कर रहा है। तब उन्होंने बताया कि बेटा लंदन में रह के पढ़ाई जरूर कर रहा है, लेकिन उसको लंदन भेजा ही इसलिए गया है। आखिरकार अभी बात उच्च अधिकारी तक पहुंचती है, सर्विलांस टीम तक पहुंच जाती है। तो सर्विलांस टीम के एक अधिकारी ने कहा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं इस लड़के का जो नंबर है उसको सर्विलांस पर लेकर और जांच पड़ताल कर लूं। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी वो लंदन से 26 दिसंबर 2025 को आया था, तो तुम इसकी क्या नंबर की जांच करोगे। उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं एक बार, क्या पता हो सकता है कि यहां से कुछ मिल ही जाए। आखिरकार उसके नंबर को जब सर्विलांस से लगाया जाता है तो नंबर लगाने के बाद पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल ये जो कत्ल होता है वो होता है 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 से 10 के बीच में, और ये लड़का था वो इंडिया में आ चुका था 18 दिसंबर 2025 को। अब यही बात पुलिस को खटक जाती है। पुलिस ने इस लड़की को पकड़ा, पकड़ने के बाद इससे पूछताछ की कि तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ है बाद में और तुम इंडिया पहले आ चुके हो,
तुम कहाँ घूम रहे थे, क्या बात थी। तभी जब इससे बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो ज्यादा देर तक ये पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार पूरी कहानी बयां करता है। तभी कहता है कि मुझे गांव की एक लड़की से बेइंतहा प्यार हो जाता है। मैं उससे शादी करना चाहता था, लव मैरिज करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ही तैयार नहीं थी। पापा एकदम शांत रहते थे, खामोश रहते थे, ना तो उनकी हाँ थी ना ही ना थी, लेकिन माँ हर बात का विरोध किया करती थी। और मुझे इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। इसी बीच में माँ ने ये प्लानिंग की कि इसको पढ़ने के लिए लंदन भेज दो ताकि उस लड़की से दूर हो जाए। ये बात मुझे बहुत ज्यादा खराब लगती है, परेशान करती है। आखिरकार उन्होंने जिद करके मुझे वहां भेज दिया। और जब भी मैं पैसे की मांग करता था तो तब पैसे की मांग भी नहीं पूरी कर रहे थे। आखिरकार ना मेरी आर्थिक आर्थिक मदद कर रहे हैं, ना मेरी शादी करा रहे हैं। ये माँ बाप हैं क्या हैं। जबकि माँ बाप का ये कहना था कि जब फीस ही इतनी महंगी गई है, तुम वहां रह के कुछ काम करो। काम करने के साथ बहुत सारे हजारों की लाखों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ वो काम भी करते हैं ताकि अपना जेब खर्च निकाल सकें। ऐसे ही बेटे को बार बार समझाया जाता था, लेकिन बेटे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसलिए बेटा जब भी माँ को फोन करता था तभी वो माँ से लड़ाई किया करता था। और माँ और बेटे के अंदर बहुत ज्यादा कहासुनी होती थी। बेटा बार बार वापस आने की बात करता था। माँ कहती थी वापस नहीं आओगे, आओ तो कुछ बन के ही आना। इसलिए बेटे ने अपनी माँ को ही ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी लंदन के अंदर ही। और इसी बीच में गांव का ही एक लड़का होता है, पंकज पूनिया जिसका नाम होता है। पंकज पूनिया से वो संपर्क साधता है, कहता है कि मैं फला तारीख को आऊंगा। उसके आने की जाने की पूरी व्यवस्था करता है, उसके रुकने की पूरी व्यवस्था करता है। एयरपोर्ट से वो खुद लेके आता है और सीधा करनाल के एक पीजी हाउस में जाकर उसको रुकवा देता है। वहीं खाना पीना, वहीं रहना सहना था उसका। उसको मालूम था कि उसकी माँ कब उस बाड़े में आती है पशुओं के पास, और वहीं पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। और वो तारीख आती है 24 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास। जैसे ही माँ बाड़े में आती है पशुओं के पास, पहले से ही पंकज और उसका जो ये लड़का जो बेटा जो होता है जिसका गोमित राठी होता है, वो पहले से मौजूद थे। पास में एक डंडा पड़ा हुआ था। पूरी ताकत के साथ अपनी माँ के सर में मारा जाता है। डंडा लगने के बाद माँ के सर में चोट जरूर लगी थी, लेकिन वो चोट खुली नहीं थी, यानी कि गुम चोट लगी थी। इसी बीच में वो माँ का गला दबा रहा था और माँ अपने बेटे को पहचान भी पाती है। जैसे पहचान भी लिया था, माँ ने बचने की तमाम कोशिशें की। उसने काफी हाथ पैर मारे। यही कारण था कि उसके हाथों की चूड़ियां टूट जाती हैं। यही कारण था कि उसको कई सारी चोट भी लग जाती हैं। गला दबाने के बाद अपनी ही माँ को वो उस होद के अंदर डाल देता है और वो ऐसा एहसास कराता है जैसे कि ये हत्या नहीं बल्कि एक हादसा है। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उसके साथी को, जिसका नाम पंकज पूनिया होता है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही गोमित को भी गिरफ्तार कर लेती है। गोमित राठी को गिरफ्तार करने के बाद इनको 10 जनवरी 2025 को इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। और जैसी घटनाक्रम का खुलासा होता है तो पूरे इलाके ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इस बात की गूंज फैल जाती है। लोग चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि बेटे को पढ़ाने के लिए लंदन भेजा था और उसने लंदन से ही माँ का कत्ल करने का पूरा इंतजाम कर लिया। इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस उसे भागने का अवसर नहीं देती, मौका नहीं देती। वो इंतजार कर रहा था कि उसकी जो वापसी की टिकट है जैसे ही हो जाएगा, वो टिकट होने के बाद वो तुरंत ही सीधा लंदन भाग जाएगा। उसके सपने धरे के धरे रह गए। बाकी की जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। और ये बात भी हमेशा लोगों को याद रहेगी कि एक बेटे ने अपनी माँ का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक लड़की से लव मैरिज करना चाहता था, जबकि वो गांव की बेटी थी और गांव की बेटी को लोग बहन की तरह देखते हैं, जबकि उसने उस लड़की को बहन की तरह नहीं देखा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बेटे होने चाहिए, लेकिन गोमित राठी के जैसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। माँ ने तो पूरे गांव को ध्यान में रख के एक फैसला लिया था और बेटे ने अपनी माँ को ध्यान में रखकर फैसला लेता तो शायद कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा आदमी बन सकता था, पैसे कमाने वाला बन सकता था। लेकिन अब वो उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। जाते जाते निहाल खान है, आज इनका जन्मदिन है। निहाल खान को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जय सिंह है हरियाणा से, मुनेश गौर, अजमल पासा अमरोहा से है, राजुद्दीन सैफी अमरोहा से, जालोर से शेर खान मेड़ा, विक्रांत गुप्ता लुधियाना से, अल्ताफ खान, अशोक कुमार सऊदी अरब से, सुनील श्रीवास्तव दिल्ली से, आमिर सैफी गाजियाबाद से, रूपेश कुमार सीतामढ़ी से, राजकमल राजभर आजमगढ़ से, कंचन तोमर, साजिद हुसैन उनका बेटा है, साकिर हुसैन, हरी सिंह, गीता शर्मा, मोहम्मद आदिल अलीगढ़ से, मोहम्मद फरमान पासा मुरादाबाद से, पुष्पेंद्र सिंह ललितपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।